नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सबों का वीक 9 में। ठीक है भाई, तो फिर आज हम पीडीएससी के वीक 9 का पहला लेक्चर करने वाले हैं, जो कि अपना डायनेमिक प्रोग्रामिंग। आई होप अब तक आपने वीक 8 तक कर लिया हो, आपका क्विज 2 भी अच्छा गया हो। पीवाईक्यूज ने तो हेल्प करी होगी ना। आई एम डैम श्योर रिवीजन वीडियो भी आपने देखा हो। तो फिर चलिए, आज हम करने वाले हैं अपना क्या, वीक 9 का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, 9.1। तो भाई ये है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब आप पूछोगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे काम होता है। तो जी बिल्कुल उन्हीं सारी चीज़ों को हम इन वीडियोस में रिव्यू करने वाले हैं। तो फिर चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। बट उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। इंडक्टिव डेफिनेशन की यहाँ बात करी गई है। सबसे पहले तो आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग समझना है ना, तो आपको समझना होगा कि हमें उसकी ज़रूरत पड़ी क्यों। वाई डू वी नीड प्रोग्राम डायनेमिकली, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। वो क्या होता है भाई, कैसे होता है, ये सब तो हम देख ही लेंगे। बट बिफोर डैट वी मस्ट आउट टू नो वो हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। बहुत सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ। तो देखो भाई, इंडक्टिव डेफिनेशन, अब आप बोलोगे अब ये क्या है, रिकर्सिव प्रोग्राम। फिर से बोलोगे रिकर्सिव प्रोग्राम, तो पता है इंडक्टिव डेफिनेशन क्या है। तो फिर जब भी हम बोलते हैं ना कि कोई चीज़ है जो कि इंडक्टिवली डिफाइंड है या फिर एराइज हुई है इंडक्टिवली, तो उसका मतलब सीधा सा होता है कि वो एक प्रोसेस है, वो या फिर आप बोल सकते हो कोई कॉन्सेप्ट जो कि बना हो स्टेप बाय स्टेप करके, किसी बेस लेवल से, बिल्कुल किसी सिंपल केस से, किसी बेस लेवल से आपने उसे बिल्ड किया हो स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, फैक्टोरियल फंक्शन, जो आपकी फैक्टोरियल फंक्शन होती है ना, वो क्या होती है, वो होती है इंडक्टिवली एराइजेज। तो फिर वो इंडक्टिवली एराइज होती है कैसे, क्योंकि जब हम उसे स्टार्ट करते हैं तो हमें एक बेस केस की जरूरत पड़ती है। जब जीरो हो, वन हो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वन आएगा, फिर वन और टू को जोड़ेंगे तो थ्री आएगा। तो हमें तो बेस केस की जरूरत पड़ी ना, बेस केस का जरूरत पड़ गया कहाँ, जीरो और वन पे भाई। तो फिर यही हुआ, आपको बेस केस का जरूरत पड़ा। इनिशियली जीरो वन, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं वन हो जाता है, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं टू हो जाता है, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं थ्री फाइव, एटसेट्रा एटसेट्रा। इनिशियली क्या हुआ, हमें बेस केस की जरूरत पड़ी। बेस केस के बाद स्टेप बाय स्टेप करके एन इंटू एन माइनस वन करके हर बार हम उसे इंटू करते गए और फिर उसे हम बढ़ाते गए। बहुत सीधी सी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर आपने क्या करा, एक बेस केस लिया और फिर आपने उस स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया उन चीज़ों को, तो उन्हीं को हम कहते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब आई होप अब आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी था, बहुत ही ज़्यादा ईजी। कुछ नहीं भाई, अब स्टेप बाय स्टेप उसको बिल्ड करते हो और उसमें एक बेस केस होता है। रिकर्सिव प्रोग्रामिंग और इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो फिर ये देखो, फैक्टोरियल का जो कोड होता है वो क्या होता है, यहाँ दे रखा है। आप इसे रिकर्सिवली कॉल कर रहे हो बार बार। तो फिर आप जब इसे रिकर्सिवली कॉल कर रहे हो और इंडक्टिव डेफिनेशन के, मतलब इंडक्टिव होने का जो क्राइटेरिया है उसको भी ये फुलफिल कर पा रहा है, तो सीधी सी बात है ना कि ये भी इंडक्टिव डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो फैक्टोरियल का केस। जब जीरो होता है ये आपका बेस केस हो गया, तो फिर आप वन रिटर्न करते हो एन के लिए, एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। और दूसरा एग्जांपल इंसर्शन सॉर्ट, इसमें जब ये आपका बेस केस हो गया, एरे खाली है तो आप सिर्फ एरे को रिटर्न करते हो, वरना सबसे पहले आप उसे सॉर्ट करते हो और फिर इंसर्शन वाले मेथड में रिकर्सिवली उसे कॉल करते हो। कहाँ से कहाँ तक, तो जीरोथ एलिमेंट से लेके एन माइनस वन एलिमेंट तक, और एक लास्ट एलिमेंट को आप डालते हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक आप पहले सॉर्ट कर लेते हो, फिर लास्ट में एक एलिमेंट उसमें इंसर्ट कर देते हो। बहुत सीधी सी बात है। ये कोड तो इसके बहुत सिंपल है, आपने करा ही होगा पाइथन में भी बाय द वे, बट मैं बता देता हूँ। देखो क्या स्टेप है, सबसे पहले बेस केस, अगर एन जीरो है या फिर उससे छोटा है, माइनस वन या कुछ भी है, तो फिर डायरेक्टली वन रिटर्न कर दो। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, आप बार बार इसको कॉल करते जाओ। ठीक है, और इसका क्या है, आई शॉर्ट का अगर खाली है तो फिर ये रिटर्न कर दो, यहाँ आप देख पा रहे हो एल। ठीक है, एल अगर खाली है तो एल को ही रिटर्न कर दो क्योंकि वो खाली है। एल्स इंसर्शन में क्या करना है, जीरो से लेके लास्ट एलिमेंट, सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक हम सॉर्ट कर लेंगे, उसको डाल देंगे। देर आफ्टर हम क्या करेंगे, एक लास्ट एलिमेंट को भी इसके अंदर डाल देंगे, जो कि यहाँ हो रहा था। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आ गया है कि इंडक्टिव डेफिनेशन क्या होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब बात है कि ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। तो देखो, जब आप ग्रीडी प्रॉपर्टी यूज करते हो ना, ग्रीडी फंक्शन यूज करते हो, ग्रीडी अप्रोच यूज करते हो, तो फिर ग्रीडी होना जरूरी नहीं कि वो ऑप्टिमल भी हो। ग्रीडी क्या करता है, इनिशियली ग्रीड में आके भाई वो क्या करता है कि आप मतलब उसको जो भी सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड पाथ लगता है उसे वो चुनेगा इनिशियली। ठीक है, फिर उसी को एक्सटेंड करते जाएगा, बट ये जरूरी तो नहीं कि जो पाथ उसने चुना है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो। ऑप्टिमल हो सकता है आगे जाके उसकी कोई वैल्यू बड़ी हो। उसने जो वेट चुना है, सपोज कर लो उसे शॉर्टेस्ट पाथ चुनना था, इनिशियली चार स्टेप में उसने शॉर्टेस्ट चुने, और जब वो उस स्टेप पे निकल चुका है तो फिर आगे वही चुनेगा।
हो सकता है वो बड़ा पाथ हो उससे। हाँ, तो फिर हम यूज़ नहीं करते इंडक्टिव वे को ग्रीडी वाले में, क्योंकि इंडक्टिव थिंग जो होती है ना, इंडक्टिव चीज़ें वो बाइफरकेट कर देती है, मतलब सब प्रॉब्लम्स में। जैसे कि यहाँ देखो, ये था आपका, ये आपके सब प्रॉब्लम में टूट गया। ये 0 1 0 1 मतलब अगर आपको ये वाला चाहिए फैक्टोरियल, तो उसके लिए क्या चाहिए, ये 2 प्रॉब्लम बनेगा। जब आप रिकर्सिवली कॉल करोगे कुछ ऐसा इसको, फिर तो फिर वो स्टैक में 1 बाय 1 करके स्टोर होता जाएगा। तो फिर क्या होगा, अगर वो 1 बाय 1 करके स्टोर होता जा रहा है, मतलब वो सब प्रॉब्लम्स में टूटता जा रहा है। वो वही क्या था अपना, वही था अपना इंडक्टिव, सब प्रॉब्लम्स में टूटा हुआ है, एक बेस केस एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब बात आई ऑप्टिमल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी की। तो देखो सॉल्यूशन, अगर कोई प्रॉब्लम, अगर आपको उसको सॉल्यूशन ढूंढना है, तो फिर आप क्या करते हो, कई सारे सब प्रॉब्लम को कंबाइन कर देते हो। फैक्टोरियल में वही हो रहा था, आप बार बार इसको कॉल कर रहे थे एन इंटू ये, तो फिर सब प्रॉब्लम, एक ये सब प्रॉब्लम हुआ, आपने इंटू करा, फिर दूसरा सब प्रॉब्लम आएगा, फिर से वो इंटू होगा, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल एन माइनस वन इज अ सब प्रॉब्लम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ एन, बिल्कुल सही है। सो एन माइनस टू फैक्टोरियल एन माइनस थ्री जीरो एटसेट्रा एटसेट्रा, आप सबको इंटू करते हो, आप सब प्रॉब्लम्स को कंबाइन करते जा रहे हो। सॉर्टिंग में भी यही था, हाँ, एन माइनस वन तक को आपने करा सॉर्ट, फिर आप उसे डाल देते इंसर्शन के अंदर, और आपकी आई और जे जो था आपका, वो जीरो से लेके एन तक होना चाहिए था, ठीक है। तो फिर सब प्रॉब्लम्स में तोड़ा आपने, फिर उसे जोड़ा। इन शॉर्ट जो है यही है यहाँ पे, मतलब यही बताने की कोशिश करी गई है। फैक्टोरियल में अगर जीरो है तो वो नहीं, सब तो बेसिक चीजें हैं, आपको पता ही होगा, इंसर्शन का तो मैंने बता ही दिया। अब बात आई भाई इंटरवल शेड्यूलिंग की। इंटरवल शेड्यूलिंग, अगर आपको याद हो तो फिर हमने, आई मीन सो इंटरवल शेड्यूलिंग वगैरह तो शायद वीक 8 के सेकंड लेक्चर में हमने करा ही था, बट यहाँ भी मैं बता देता हूँ कि सपोज कर लो कि आईडी मद्रास में एक स्पेशल वीडियो क्लासरूम है, ठीक है, मतलब लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए, लेक्चर डिलीवर करने के लिए। अब कई सारे टीचर उसे बुक करना चाहते हैं, स्लॉट है टीचर के लिए, तो स्लॉट जब आप असाइन करोगे तो हो सकता है वो स्लॉट ओवरलैप करे, सारी की सारी जो बुकिंग हो वो, मतलब आप ना ले पाओ, सारी बुकिंग ना ले पाओ, कुछ को आपको कैंसिल करना पड़े। हम कर देते हैं उसे कैंसिल, जो कि बार बार ओवरलैप कर रहा है। जब आप उसे कैंसिल कर दोगे जो कि बार बार ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, तो फिर तो ठीक है। आप कैसे चुनते थे, मतलब इनिशियली हम कैसे चुनते थे, वीक 8 के सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था कि हम क्या करते थे कि हम चुनते थे कि सबसे अर्लीस्ट जिसकी फिनिशिंग टाइम होगी उसी को हम चुनते थे। बट व्हाट इफ, यहाँ तो वही वही चीज़ें बताई गई है कि सबसे जो है बुकिंग का मैक्सिमाइज करना होता है, नंबर ऑफ टीचर की ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज कर सकें, इसलिए हम वो चुनते थे जिसकी फिनिशिंग टाइम सबकी सबसे कम थी। तो फिर यहाँ आप एक चीज़ देख पाओगे, ये भी एक सब प्रॉब्लम में टूट गया। सब प्रॉब्लम क्या, हर एक सबसेट जो होगा वो बुकिंग का, वो सब प्रॉब्लम होगा। मतलब पहला स्लॉट यहाँ से यहाँ तक आपने किसी को असाइन किया, फिर आपने असाइन किया, तो ये सब एक प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम में आप इसको ब्रेक करते जा रहे हो, मतलब क्या इंडक्टिव चीजें हो रही है यहाँ पे। जेनरिक ग्रीडी स्ट्रेटेजी, आप क्या करते थे, एक रिक्वेस्ट को लेते थे, ठीक है, और एलिमिनेट करते थे हम बुकिंग को, और लेते थे जो सबसे, आई मीन टू से ओवर हियर, जो सबसे पहले होता, मतलब खत्म होता, अर्लीस्ट जिसकी फिनिशिंग टाइम होती, हम वो लेते थे। और कुछ इसी तरह से हम कई सारे सब प्रॉब्लम्स को बनाते थे। यहाँ से तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई सब प्रॉब्लम क्या है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब बात करी गई है जनरली कि जस्ट सपोज करो कि आपके ये जो सब प्रॉब्लम्स है ना, जो भी सबसेट है सब प्रॉब्लम के, अगर आपकी एन बुकिंग दी गई है तो 2 टू द पावर n सब प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। आप इसको रिकर्सिव कॉल कर रहे हो 2 टू द पावर n, ठीक है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो फिर 2 टू द पावर n सब प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। तो ग्रीडी स्ट्रेटेजी जो होता था वो क्या करता था, इनिशियली जो सबसे छोटे फ्रैक्शन होते थे सब प्रॉब्लम्स को, वो उसको लेता था, और हर चॉइस रूल आउट, मतलब हटा देता था जो भी बड़े नंबर थे या फिर बड़े सब प्रॉब्लम थे उसको। बट ग्रीडी से आप जा सकते हो, ठीक है, समझ आया। बट ग्रीडी स्ट्रेटेजी को प्रूफ चाहिए होता है कि वो जो आपने उस प्रोसेस से अचीव करा है वो ऑप्टिमल भी है, मतलब वो ऑल टुगेदर सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड चीज है। तो सिर्फ ग्रीडी से आप नहीं जा सकते, आपको प्रूफ भी करना होता है कि वो ऑप्टिमल चीज है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि आप एक रिक्वेस्ट लेते हो, फिर एलिमिनेट कर देते हो जो भी बुकिंग कॉन्फ्लिक्ट वगैरह करती है। तो फिर यहाँ पे मैं एक, सपोज करो मैं एक क्वेश्चन भी करना चाहता हूँ, और फिर मतलब मैं बताना चाहता हूँ, सीधी सी बात है कि सपोज करो यहाँ तो ये ठीक है, समझ आया, आपका ये लेक्चर था, लेक्चर रूम था, आपने टाइम के अकॉर्डिंग करा। व्हाट इफ, क्या होगा अगर हम वेट के अकॉर्डिंग करें, वेट क्या, कि मतलब वेट मतलब समझ लो, आपने प्राइस असाइन कर दिया, 1 घंटे रिकॉर्ड करने का इतना प्राइस है, आधे घंटे का इतना प्राइस है, हो सकता है कोई कोर्स बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो लोग उसके लिए ज़्यादा भी पे करने के लिए तैयार होंगे, तो लोग उसके लिए ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हैं, और आप ऐसे कैंसिल करोगे कि जिसकी एंडिंग टाइम सबसे पहले है या उसको हटा देते हैं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है जिसकी एंडिंग टाइम सबसे ज़्यादा थी वो सबसे ज़्यादा पे कर दे, तो फिर उसको कैसे डील करेंगे, आइए आगे देखते हैं। ये तो हो ही गया, ठीक है। वेटेड इंटरवल,
वही वेटेड इंटरवल। अगर आपकी सपोज कर लो कोई बाय द वे यही मैं बताता हूँ, देखो एक वेट ये है, एक ये है, एक ये है। आप क्या करोगे, इनिशियली इसको कैंसिल कर दोगे ताकि ओवरलैप ना हो, हाँ, या फिर अ, या फिर नहीं, मतलब इसी को कैंसिल करना पड़ेगा वेट थ्री को, हाँ। तो फिर अगर आप इसको कैंसिल कर देते हो और सपोज कर लो इसी का प्राइस सबसे ज्यादा कोई पे करने के लिए तैयार था, हाँ, इसका सपोज कर लो कोई 1000 रुपीज पे करने के लिए तैयार था, इसका 10, इसका आई मीन टू से 20, इसका 100, 1000 नहीं 100, ठीक है। आपने इसी को रूल आउट कर दिया, आपने इसी को हटा दिया यहाँ से क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा था। तो फिर यहाँ पे ना ये स्ट्रेटेजी आपकी फेल हो जाती है। वैलिड रीजन आप दे नहीं पाते कि आप कैसे उसको कर रहे हो। देखो सेम सिनेरियो है, अब आपने वेट डाल दिया, वही प्राइस वाला सीन, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल रेंट पे आपने डाल दिया, और अब आपका गोल है कि जो वेट है ना, टोटल वेट बुकिंग, उसको मैक्सिमाइज करना, रेंट आई मीन से जो भी रेवेन्यू है उसको बढ़ाना। नंबर ऑफ बुकिंग नहीं बढ़ानी है, हमें हमें रेवेन्यू बढ़ाना है। जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसे हम सबसे पहले चांस देंगे, ठीक है। तो फिर ग्रीडी स्ट्रेटेजी फॉर अनवेटेड केस, सेलेक्ट रिक्वेस्ट विथ अर्लीस्ट टाइम। तो फिर ग्रीडी स्ट्रेटेजी जो अनवेटेड था उसके लिए तो बेस्ट था कि आप सेलेक्ट करो क्या, जिसकी फिनिशिंग टाइम सबसे अर्लीस्ट हो। बट जब वेट आ जाता है तो फिर वहां पे ये फेल हो जाता है बिल्कुल बुरी तरह से, क्योंकि मैं तो आपको रीजन बताया कि वो कोई ज्यादा पे कर सकता है कम समय के लिए, ज्यादा समय के लिए, या फिर जो भी सीन रहा हो। सर्च फॉर अनदर, तो फिर क्या अब हमें कोई दूसरी ग्रीडी स्ट्रेटेजी चाहिए क्या, या फिर इंडक्टिव सॉल्यूशन से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो फिर हम इसको इंडक्टिव सॉल्यूशन से ही सॉल्व, इंडक्टिव कहने का क्या मतलब है, सब प्रॉब्लम्स में तोड़ के हम उसे सब प्रॉब्लम्स में करेंगे ब्रेक, सब प्रॉब्लम में ब्रेक करने के बाद हम उसके साथ फिर डील कर लेंगे अकॉर्डिंगली। तो फिर सपोज करो B1 से लेके BN तक बुकिंग है आपकी, हाँ, स्टार्टिंग टाइम सब दे रखा है बुकिंग का, ठीक है, B1 B2 BN। B1 से आप शुरू करते हो, और होता क्या है कि B1 और B2 सपोज कर लो ये है, ये दोनों आपस में ओवरलैप यहाँ कर रहा है, ठीक है। या आइदर B1 इज पार्ट ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, या तो अब जब आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाओगे, अभी हम अनवेटेड की बात कर रहे हैं, वेटेड की बात नहीं कर रहे, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। सपोज कर लो आपने B1 को चुना, ठीक है, तो फिर अब आप B2 को नहीं चुन सकते, आपको यहाँ से इसको कैंसिल करना पड़ेगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसको तो हटाना पड़ेगा, या फिर आप B2 को चुनोगे तो B1 को हटाना पड़ेगा, हाँ, B2 को चुनोगे तो B1 को कैंसिल करना पड़ेगा, इंक्लूड B1, एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट इन B2 टू BN। बिल्कुल, जो भी एलिमिनेटेड होंगे, कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट जो भी होंगे उसको उनको हम करेंगे एलिमिनेट। अगर आप B1 को एक्सक्लूड करते हो तो B2 से लेके BN तक आपके सब प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना होगा। अगर आप इसे हटाते हो तो इसके बाद जो भी बचा ऐसा कुछ सॉल्व करना होगा। अगर आप इसे हटाते हो तो B1 इंक्लूडिंग जो भी बचा आपको वो सॉल्व करना होगा। बस जो है मतलब वही सारी की सारी चीजें हैं। तो फिर इवेल्युएट बोथ ऑप्शंस। अब जब आप दोनों ऑप्शन को इवेल्युएट करते हो तो आप मैक्सिमम वाला चुनेंगे। इंडक्टिव सॉल्यूशन की बात करी गई है कि हर एक बीजे के लिए एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, या तो बीजे होगा वहां पे उसमें या तो नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि ये दोनों ओवरलैप कर रहा था, या तो ये होगा या तो नहीं होगा, या तो ये होगा या तो फिर ये नहीं होगा, ठीक है। और बाकी जो भी सबसेट होंगे प्रॉब्लम्स के वो होंगे। फॉर B1 वी एक्सप्लिसिटली चेक फॉर बोथ केसेस। बिल्कुल हमने चेक करा, अगर B1 होगा तो क्या होगा, अगर B1 को हटाएंगे तो क्या होगा। अगर B2 कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है B1 के साथ, इट विल बी कंसिडर इन बोथ सब प्रॉब्लम्स। सपोज करो फॉर नाउ आपका B1 आ गया यहाँ से यहाँ तक, और B2 आ गया यहाँ से यहाँ तक। अब ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट कहीं कर ही नहीं रही, तो फिर जो भी अब B1 के बाद जो भी सब प्रॉब्लम्स होगा, यहाँ B3 होगा, ठीक है, B4 होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी होगा उन सब के साथ तो B1 आपका आएगा ना, हाँ। तो वही वही बोला गया कि विथ और विदाउट B1, ठीक है, जो भी आपकी सब प्रॉब्लम्स होगी। अगर B2 है कॉन्फ्लिक्ट में, B2 कॉन्फ्लिक्ट में B1 के साथ कुछ ऐसा यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इट विल बी कंसिडर्ड इन सब प्रॉब्लम वेयर B1 इज एक्सक्लूडेड। तो फिर आप B1 को हटा सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब चैलेंज क्या आया, सबसे बड़ी चीज, क्या इशू ऐसा आ गया यहाँ, तो हम समझ लिया अच्छा हमें ऐसा ऐसा करना है, बट इशू क्या आया। तो देखो आपने क्या करा, B1 सपोज कर लो ये, B2 सपोज कर लो ये, ठीक है, थोड़ा ऊपर चला गया, कॉन्फ्लिक्टिंग है ये आपस में, ठीक है। B1 B2 कॉन्फ्लिक्टिंग है, बट बोथ आर कॉम्पिटेबल विद, बट B3 से लेके एटसेट्रा। बाय द वे यहाँ एग्जांपल तो दे ही रखा है ना, हाँ। तो फिर यहाँ देखो ये दोनों डिसजॉइंट हैं, बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल कोई जगह नहीं है, तो आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। तो फिर ये जो बाकी के सब प्रॉब्लम्स है ना, ये सबके साथ कंफर्टेबल है। कॉन्फ्लिक्टिंग यहाँ है भाई, अगर आप B1 को हटाते हो, ठीक है, तो फिर B2 इंक्लूडिंग ये सारे प्रॉब्लम्स आप B2 में ये सब ले लोगे, ठीक है। व्हाट इफ आप B2 को ही कैंसिल कर देते हो, हटा देते हो यहाँ से B2 को, फिर आप क्या करोगे B1 और उसके साथ बाकी के सारे जो भी हैं B1 B3 टू BN, ठीक है। दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है कि अगर आप इसको हटाओ या इसको हटाओ, ये सब तो आ ही रहा है,
तो फिर मतलब बाय द वे पहले आप ये देख लो, चूज B1, अगर आप B1 को चुनते हो तो सब प्रॉब्लम क्या बचा, आपने B1 को चुना, B2 को हटा दिया, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सब प्रॉब्लम बचा। अगर आप B2 को चुनते हो और B1 को हटाते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक सब प्रॉब्लम बचा। मतलब दोनों ही केसेस में आपकी ये वाली चीजें रिपीट होनी है। नेक्स्ट स्टेज B2 को एक्सक्लूड करते हो, मतलब दोनों ही चॉइसेस में, चाहे आप इसको हटाओ या इसको, ये वाली चीजें तो आएंगी ही, ये सब प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। इंडक्टिव सॉल्यूशन जनरेट सेम सम प्रॉब्लम एट डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस पे इंडक्टिव सॉल्यूशन जो होते हैं, जो वही जो स्टेप बाय स्टेप वाले होते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट सब प्रॉब्लम जनरेट करते हैं। इंडक्टिव के साथ ये इशू हो गया है कि आप इंडक्टिव तो लगा रहे हो, सब प्रॉब्लम्स में तोड़ रहे हो, लेकिन यहाँ पे भी स्टेज डिफरेंट है लेकिन सब प्रॉब्लम सेम है। B3 से BN, B2 से BN, ठीक है। सब प्रॉब्लम, सॉरी यहाँ B3 से BN ना, सब प्रॉब्लम आपका सेम है। तो फिर क्या हम इसको बार बार रिकम्प्यूट करेंगे एक ही चीज को, B3 से BN, B3 से BN, तो फिर हम इसको रोक नहीं सकते क्या? ये जो रिकम्प्यूटेशन बार बार हो रहा है, रिकम्प्यूटेशन, बिल्कुल हम इसको रोक सकते हैं। कैसे? तो फिर मेमोराइजेशन से और डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। अब आप बोलोगे भाई डायनेमिक प्रोग्रामिंग का तो वीडियो ही आपने बताया नहीं, तो फिर अभी तो आपने बस ये जाना कि हमें ये क्यों करना चाहिए। अब कैसे क्या होगा, मेमोराइजेशन क्या होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग वगैरह बहुत डिटेल में अपने मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और मैं वहीं आपको समझा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर।